तो दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी आप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन है कार्मिक प्रशासन से। कार्मिक प्रशासन से आपके पास 5 सेशन जाएगा। ताकि कार्मिक प्रशासन से कोई भी प्रश्न आपके पास परीक्षा हाल में आपके सामने आवे तो आपकी नज़रों से बच न पावे और प्रश्न सही करके आवे तो परीक्षा हाल में आपका दिल खुश हो जाएगा। इसमें से कम 2-3 प्रश्न जरूर रहते हैं। तो इसका पूरे 5 सेशन आपके पास जाएंगे तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, फिर उत्तर करेंगे। और सबसे पहले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद फिर ऑप्शन को समझने का प्रयास करेंगे। और ऑप्शन में भी ये नहीं कि कोई एक ऑप्शन पाए बस यही उत्तर है, चारों ऑप्शन देखना है, फिर उसके बाद में उत्तर करना है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न है, मार्क्स की नौकरशाही की व्याख्या किस रचना में मिलती है? मार्क्स की नौकरशाही की व्याख्या किस रचना में मिलती है? तो दास कैपिटल में मिलती है, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, या गोथा प्रोग्राम में, या सिविल वॉर इन फ्रांस में। मार्क्स ने नौकरशाही की व्याख्या की है, ये उनकी किस पुस्तक में मिलती है, किस रचना में मिलती है, ये आपको बताना है। तो मार्क्स की नौकरशाही की व्याख्या किस रचना में मिलती है? वो मिलती है गोथा प्रोग्राम में। गोथा प्रोग्राम में। प्रश्न नंबर 1 ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। मार्क्स की नौकरशाही की व्याख्या गोथा प्रोग्राम में मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, अनामता सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? अनामता सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? लोक सेवकों की निष्पक्षता, लोक सेवकों की अदृश्यता, कार्यपालिका के नियंत्रण से लोक सेवक की मुक्ति, लोक सेवकों की प्रतिबद्धता। तो अनामता सिद्धांत का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। अब चारों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ें, समझें, फिर उत्तर दें। लोक सेवकों की निष्पक्षता, लोक सेवकों की अदृश्यता, कार्यपालिका के नियंत्रण से लोक सेवक की मुक्ति, लोक सेवकों की प्रतिबद्धता। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी, लोक सेवकों की अदृश्यता। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। प्रश्न नंबर 3, फुलटन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से की गई थी। फुलटन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से की गई थी। ये वेतन में संशोधन करना था। इस कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए की गई थी? वेतन संशोधन के लिए, या कर्मचारियों की शिकायतों की छानबीन के लिए की गई थी, या प्रशासनिक सुधार के लिए, या प्रशासनिक प्रक्रिया का परीक्षण करने के लिए। फुलटन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए की गई थी ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। कमेंट के माध्यम से बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हैं। इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हैं ये कमेंट करके बताएंगे। और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, सेशन चालू है। और इसको देखें। इस सेशन से 5 सेशन इस पार्ट से जाएगा, तो इसको शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। आप जितना अधिक इस चैनल को लोकप्रिय बनाएंगे
हम उतना ही अधिक अच्छे अच्छे प्रश्नों को जो आपके परीक्षा हाल में हूबहू देखने को मिलेगा वैसा प्रश्न लेके आएंगे। कठिन से कठिन प्रश्न, जिन प्रश्नों पे आप मात खा जाते हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। तो चलिए, इसमें हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि ऐसे प्रश्न पे पेपर दे के आते हैं तो ये होता है कि बहुत अच्छा पेपर हो गया भाई। पर जो 20% पेपर गलत हो जाता है उसी में हमारा नियुक्ति पत्र रुक जाता है, उसी में हमारी नौकरी नहीं मिलती है। हम उन्हीं 20% क्वेश्चनों को लेके चल रहे हैं कि उन प्रश्नों को गलत करके नहीं आना है आपको। तो उसके बाद में रिवीजन क्लास चलाएंगे तो सब एक साथ लेके चलेंगे और हर प्रश्न की व्याख्या भी करते चलेंगे। अभी आपके सामने मेन उद्देश्य है अधिक से अधिक प्रश्नों को लाना। तो फुलटन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से की गई थी। तो ये की गई थी भाई प्रशासनिक सुधार के लिए। प्रशासनिक सुधार के लिए फुलटन कमीशन की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार के लिए फुलटन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। दी ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेनन ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? दी ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेनन ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? पीटर ब्लाउ, ए गोल्निक, पी सेजनिक या माइकल क्रोजियर, एम क्रोजियर। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर दे भाई। दी ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेनन ग्रंथ के रचयिता पीटर ब्लाउ, ए गोल्निक, पी सेजनिक, एम क्रोजियर। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को आपको देखना है। परीक्षा हाल में बिना चारों ऑप्शन देखे उत्तर नहीं करना है। तो चलिए भाई बताइए, द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेनन ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो इस पुस्तक के इस ग्रंथ की रचना करने वाले एम क्रोजियर महोदय हैं। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। दूसरे प्रकार की सत्ता से वैधिक बौद्धिक सत्ता श्रेष्ठ है, इस मत के प्रतिपादक कौन हैं? दूसरे प्रकार की सत्ता से वैधिक बौद्धिक सत्ता श्रेष्ठ है, इस मत के प्रतिपादक कौन है भाई? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर दें। ऑप्शन देख लेते हैं। हेरल्ड लास्की, चेस्टर बर्नार्ड, मैक्स वेबर, हॉर्बर्ट साइमन। किसने कहा है? ये किसका विचार है? दूसरे प्रकार की सत्ता से वैधिक बौद्धिक सत्ता श्रेष्ठ है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर दें भाई। तो ऐसा विचार व्यक्त करने वाले कौन थे? मैक्स वेबर महोदय थे। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 6, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ग्रंथ को किसने संपादित किया? ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ग्रंथ को किसने संपादित किया है? एडवर्ड बेडनर ने, या पीटर ब्लाउ ने, या सैमुअल हंटिंगटन ने, या ला पालोम्बरा ने? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। 4 विद्वान दिए गए हैं, पुस्तक दी गई है। इस पुस्तक को लिखने वाले कौन है, संपादित करने वाले कौन हैं? ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ग्रंथ को किसने संपादित किया है? तो ये संपादित करने वाले इसके विद्वान हैं भाई ऑप्शन द ला पालोम्बरा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7,
द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेनन ग्रंथ में माइकल क्रोजियर की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या क्या है ये आपको बताना है। द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेनन ग्रंथ में माइकल क्रोजियर की मुख्य समस्या क्या है? तो नौकरशाही का दुष्क्रियात्मक आयाम है, या नौकरशाही का कार्यपरक आयाम है, या नौकरशाही की विकासवादी भूमिका है, या नौकरशाही की पारंपरिक भूमिका है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। दी ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेनन ग्रंथ में माइकल क्रोजियर की मुख्य समस्या क्या है भाई? उत्तर देने का प्रयास करें। नौकरशाही का दुष्क्रियात्मक आयाम, नौकरशाही का कार्यपरक आयाम, नौकरशाही की विकासवादी भूमिका, नौकरशाही की पारंपरिक भूमिका। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेनन ग्रंथ में माइकल क्रोजियर की मुख्य समस्या है नौकरशाही का दुष्क्रियात्मक आयाम। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, इनमें जो औपचारिक प्रशिक्षण का अंग नहीं है उसकी पहचान कीजिए। इनमें जो औपचारिक प्रशिक्षण का अंग नहीं है उसकी पहचान कीजिए। तो पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण, या सेवा के अंतर्गत प्रशिक्षण, या प्रवेश के पश्चात प्रशिक्षण, या व्यवहार के सहारे प्रशासनिक हुनर प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 8, इनमें जो औपचारिक प्रशिक्षण का अंग नहीं है उसकी पहचान करना है आपको। तो पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण ये औपचारिक प्रशिक्षण का अंग है। सेवा के अंतर्गत प्रशिक्षण ये भी औपचारिक प्रशिक्षण का अंग है। प्रवेश के पश्चात प्रशिक्षण ये भी औपचारिक प्रशिक्षण का अंग है। आपसे पूछा जा रहा अंग नहीं है तो व्यवहार के सहारे प्रशासनिक हुनर प्राप्त करना। भाई व्यवहार के सहारे कहाँ से प्रशासनिक हुनर प्राप्त होगा? यही गलत है। व्यवहार के सहारे कोई प्रशासनिक सुधार हुनर नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन द, प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय पुलिस सेवा के परीक्षाधीनों का विशेष प्रशिक्षण निम्न में से कहाँ होता है? भारतीय पुलिस सेवा के परीक्षाधीनों का विशेष प्रशिक्षण निम्न में से कहाँ होता है? हैदराबाद में, या माउंट आबू में, या मंसूरी में, या नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारतीय पुलिस सेवा के परीक्षाधीनों का विशेष प्रशिक्षण निम्न में से कहाँ होता है? तो ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप देखें फिर उत्तर करने का प्रयास करें। हैदराबाद, माउंट आबू, मंसूरी, नई दिल्ली। तो भारतीय पुलिस सेवा के परीक्षाधीनों का विशेष प्रशिक्षण हैदराबाद से प्राप्त होता है, हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रशासन में सरकार एक सार्वभौमिक तत्व है, यह कहने वाले कौन हैं? प्रशासन में सरकार एक सार्वभौमिक तत्व है, यह कहने वाले कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, या एल.डी. व्हाइट ने कहा है, या जे.एच. विलियम्स ने कहा है, या एच. फाइनर ने कहा है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई।
प्रशासन में सरकार एक सार्वभौमिक तत्व है, यह कहने वाले कौन हैं? तो चलिए उत्तर देने का प्रयास करें। प्रशासन में सरकार एक सार्वभौमिक तत्व है, ये कहने वाले हैं एच फाइनर, हरमन फाइनर महोदय हैं। प्रशासन में सरकार एक सार्वभौमिक तत्व है, ये कहने वाले हैं हरमन फाइनर महोदय। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, नौकरशाही के निम्नलिखित 4 वर्गों में से कौन सा मार्क्सवादी मार्क्स के वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व करता है? आपसे सीधा पूछा जा रहा मार्क्स द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही के 4 वर्ग कौन से हैं? तो प्रश्न को अच्छी तरह समझ लें। नौकरशाही के निम्नलिखित 4 वर्गों में से कौन सा मार्क्सवादी मार्क्स के वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। अभिभावक, योग्यता, जात और संरक्षण। या ऑप्शन बी देखें, अभिभावक, योग्यता, संरक्षण और प्रतिबद्धता। ऑप्शन सा, अभिभावक, संरक्षण, प्रतिबद्धता और वर्गीकरण। या ऑप्शन द, अभिभावक, योग्यता, प्रतिनिधित्व और वर्गीकरण। तो मार्क्सवादी मार्क्स के वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व जो करता है वो आपको बताना है। तो मार्क्स ने नौकरशाही का जो 4 शब्द दिए हैं, 4 वर्ग दिए हैं, वो हैं क्या भाई? एक अभिभावक, दूसरा योग्यता है, तीसरी जात है और चौथा संरक्षण है। प्रश्न नंबर 11 में नौकरशाही के निम्नलिखित 4 वर्गों में से मार्क्सवादी मार्क्स के वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। अभिभावक, योग्यता, जात और संरक्षण। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न नंबर 12, आंतरिक चयन की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पष्ट करता है? आंतरिक चयन की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पष्ट करता है? ये प्रत्याशियों का सीधी भर्ती द्वारा चयन, या योग्यता आधारित चयन, या सिविल सर्विस परीक्षा द्वारा चयन, या वरिष्ठता आधारित चयन। आपसे पूछा जा रहा है आंतरिक चयन की अवधारणा। आंतरिक चयन की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पष्ट करता है? तो स्पष्ट करता है भाई वरिष्ठता आधारित चयन। प्रत्याशियों का सीधी भर्ती द्वारा चयन होगा, तो आंतरिक कहाँ है? ये सीधी भर्ती द्वारा चयन हो रहा। योग्यता पे भी सीधी भर्ती द्वारा चयन हो रहा। सिविल सर्विस परीक्षा द्वारा भी सीधी भर्ती हो रही, उसके लिए उसको परीक्षा देना पड़ रहा है। तो ये सब आंतरिक चयन के द्वारा नहीं हो रहा है, बल्कि योग्यता के द्वारा, परीक्षा के द्वारा हो रहा है। पर आंतरिक चयन आपसे पूछा जा रहा तो होगा वरिष्ठता आधारित चयन। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सीधी भर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सीधी भर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? यह जनतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप है, यह भर्ती के क्षेत्र को व्यापक बनाती है, यह नए खून और तेजी प्रतिभा को सेवा में लाती है, ये पदोन्नत के मार्ग
प्रशस्त करती है। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सीधी भर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? तो सीधी भर्ती के संदर्भ में जो सही है पहले उसको देख लेते हैं। ये जनतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप है। यह भर्ती के क्षेत्र को व्यापक बनाती है। ये नए खून और ताजी प्रतिभा को सेवाओं में लाती है। पर सही क्या नहीं है? ये पदोन्नत के मार्ग का प्रशस्त नहीं करती। ये पदोन्नत के मार्ग प्रशस्त नहीं करती भाई। सीधी भर्ती के द्वारा पदोन्नत नहीं, बल्कि आबासा ऑप्शन आपका सही है, द गलत है। तो यही ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तब ऑप्शन आपके समझ में आएगा। वो ऑप्शन में चारों देखेंगे बारीकी से, तभी उत्तर करने का प्रयास करें। हम बार बार बोल रहे हैं, परीक्षा हाल में ये गलती करके आपको नहीं आना है। चलिए प्रश्न नंबर 14, निष्पादक परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है। निष्पादक परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है लिपिक कर्मचारियों की भर्ती में, या तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती में, या उच्च सिविल सेवकों की भर्ती में, या सेवकों के चयन में, या विशेषज्ञों के चयन में। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। निष्पादक परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है लिपिक कर्मचारियों की भर्ती में, तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती में, उच्च सिविल सेवकों के चयन में, या विशेषज्ञों के चयन में। तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। निष्पादक परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलें अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, यूएसए में योग्यता व्यवस्था के आरंभ का एक तात्कालिक कारण हत्या थी। यूएसए में योग्यता व्यवस्था के आरंभ का एक तात्कालिक कारण हत्या थी। तो राष्ट्रपति केनेडी की हत्या थी, या राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या थी, या राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की, या राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की। प्रश्न नंबर 15, यूएसए में योग्यता व्यवस्था के आरंभ का एक तात्कालिक कारण क्या था? तो ये तात्कालिक कारण थे राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं भाई। प्रश्न नंबर 16, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण की भूमिका का सविस्तार विश्लेषित या विश्लेषण किया गया है। प्रश्न नंबर 16, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण की भूमिका को सविस्तार विश्लेषित किया गया है। तो ये प्रतिवेदन दिए गए हैं 4। किस प्रतिवेदन में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण की भूमिका का सविस्तार विश्लेषण किया गया है? तो ये है एपलबी प्रतिवेदन में, या एचिसन समिति प्रतिवेदन में, या कोठारी समिति प्रतिवेदन में, या होवर आयोग प्रतिवेदन में। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण की भूमिका को सविस्तार विश्लेषित किया गया है। तो किसमें विश्लेषित किया गया है? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो सिविल सेवकों के प्रशिक्षण की भूमिका को सविस्तार विश्लेषित किया गया है एचिसन समिति प्रतिवेदन में भाई। एचिसन समिति प्रतिवेदन में प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, ये कोट वाला प्रश्न है।
थोड़ा स्क्रीन पे छोटा करके सामने ले आते हैं। प्रश्न नंबर 17, ब्रिटिश प्रशासन के एक विभाग के निम्नलिखित सिविल सेवकों के विषय में विचार कीजिए। ब्रिटिश प्रशासन के एक विभाग के निम्नलिखित सिविल सेवकों के विषय में विचार कीजिए। नंबर 1 है लिपिक अधिकारी, 2 है प्रिंसिपल, 3 है प्रशासकीय प्रशिक्षणार्थी, 4 है आवर सचिव। इनके सरकारी कार्य के महत्व का सही क्रम क्या है? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही का उत्तर की चयन कीजिए। तो चलिए भाई, ब्रिटिश प्रशासन में किसका कैसा महत्व है वो सही क्रम में आपको लगाना है। आपसे ये पूछा जा रहा, ब्रिटिश प्रशासन के एक विभाग के निम्नलिखित सिविल सेवकों के विषय में विचार कीजिए कि कौन सा पद महत्वपूर्ण है, उस क्रम में आपको लिखना है। तो लिपिक अधिकारी, प्रिंसिपल, प्रशासकीय प्रशिक्षणार्थी या आवर सचिव। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 17, तो देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद कौन से हैं? आवर सचिव, इसको नंबर 1 पे कर दीजिए। फिर प्रिंसिपल, इसको 2 पे कर दीजिए। फिर प्रशासकीय प्रशिक्षणार्थी, इसको 3 पर कर दीजिए। फिर लिपिक अधिकारी को 4 पर कर दीजिए। तो भाई फिर क्या उत्तर, आपका उत्तर क्या सही होगा? 4, 2, 3, 1। अब 4, 2, 3, 1 किसमें है? 4, 2, 3, 1 ये है ऑप्शन आ में। 4, 2, 3, 1। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। सबसे महत्वपूर्ण अवर सचिव, उसके बाद फिर प्रिंसिपल, उसके बाद में प्रशासकीय प्रशिक्षणार्थी, उसके बाद में लिपिक अधिकारी। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित प्रशासनिक घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? निम्नलिखित प्रशासनिक घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए ऑप्शन देखें। पेंडलेटन एक्ट यूएसए, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, भारतीय नीति तथा चयन पद्धतियों पर कोठारी आयोग, ब्रिटिश सिविल सेवा के पुनर्गठन पर फुलटन समिति। तो ये आपको कालक्रम के अनुसार कैसा कब ये गठित हुआ है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। तो ये किस कालक्रम में गठित हुआ ये आप बताइए। तो ये निम्नलिखित प्रशासनिक घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? अब आप कालक्रम को बताना चालू करें। ऑप्शन देखें। सबसे पहले गठित हुआ है पेंडलेटन एक्ट यूएसए में 1। फिर गठित हुआ है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 2। फिर भाई फुलटन समिति का गठन किया गया है ब्रिटिश सिविल सेवा के पुनर्गठन पर फुलटन समिति 3। और कोठारी आयोग तो अभी जल्दी में, भारत स्वतंत्र होने के बहुत बाद में कोठारी आयोग गठित हुआ है, इसको 4 पे कर दीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2 फिर 4, 1, 2, 4, 3, ये 1 पे हो गया, ये 2 पे हो गया, ये 3 पे हो गया, ये 4 पे। देखते हैं कौन सा है। तो 1 फिर 2 फिर 4 फिर 3, ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। कोठारी आयोग का गठन भारतीय
इंडियन सरकार ने किया था भाई? फुलटन समिट जब भारतीय गुलाम थे तब हुआ है। तो ये आपका सही कालक्रम है। पेंडलेटन एक्ट यूएसए, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, ब्रिटिश सिविल सेवा के पुनर्गठन पर फुलटन समिट, और फिर है भारतीय नीति तथा चयन पद्धतियों पर कोठारी आयोग। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, सिविल सेवकों की अनामता का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। सिविल सेवकों की अनामता का सिद्धांत जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है भाई? ये आपको देखना है। तो तटस्थता से, या मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व से, या प्रतिबद्ध नौकरशाही के सिद्धांत से, या विवेकी नौकरशाही के सिद्धांत से। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सिविल सेवकों की अनामता का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तटस्थता से, या मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व से, या प्रतिबद्ध नौकरशाही के सिद्धांत से, या विवेकी नौकरशाही के सिद्धांत से। प्रश्न नंबर 19, सिविल सेवकों की अनामता का सिद्धांत जुड़ा है भाई मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व से। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, लोक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया तभी पूरी होती है जबकि लोक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया तभी पूरी होती है जबकि उनका चयन हो जाता है, या उनको उनके चयन की सूचना मिल जाती है, या उनका पदस्थापन और अभिविन्यास कार्य पूरा हो जाता है, या उनका प्रमाणन कार्य पूरा हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें। लोक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया तभी पूरी होती है जबकि उनका प्रमाणन कार्य पूरा हो जाता है भाई। प्रमाणन कार्य पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, मार्क्स के अनुसार नौकरशाही का उदय निम्न में से किसके साथ साथ हुआ? मार्क्स के अनुसार नौकरशाही का उदय निम्न में से किसके साथ साथ हुआ? रूस में बोल्शेविक क्रांति के साथ, या पूंजीवाद एवं राष्ट्र राज्य के उदय के साथ, या इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के साथ, या फ्रांस की राज क्रांति के साथ। तो प्रश्न नंबर 21 का उत्तर देने का प्रयास करें। मार्क्स के अनुसार नौकरशाही का उदय निम्न में से किसके साथ साथ हुआ है? तो ये हुआ है पूंजीवाद एवं राष्ट्र राज्य के उदय के साथ। पूंजीवाद एवं राष्ट्र राज्य के उदय के साथ नौकरशाही का उदय हुआ है। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मार्क्स के अनुसार नौकरशाही की विशेषता। मार्क्स के अनुसार नौकरशाही की विशेषता क्या है भाई? तो नौकरशाही की विशेषता आपको बताना है। ये तटस्थता है, या अनामता है, या अलगाव है, या विशेषता है। तो मार्क्स के अनुसार आपको बताना है भाई। तो मार्क्स के अनुसार नौकरशाही की विशेषता क्या है? अलगाव है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। पूंजीवाद के अंत के साथ साथ मार्क्स किसके अंत की घोषणा करता है? पूंजीवाद के अंत के साथ साथ मार्क्स किसके अंत की घोषणा करता है? प्रश्न नंबर 23, श्रमिक के अंत की, या नौकरशाही के अंत की, या साम्यवाद के अंत की,
या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सीधा हम आपको उत्तर पे ले चलते हैं। पूंजीवाद के अंत के साथ साथ मार्क्स किसके अंत की घोषणा करता है? नौकरशाही के। पूंजीवाद का अंत हो जाएगा तो नौकरशाही का अंत हो जाएगा, ऐसा मार्क्स का विचार है। मार्क्स ऐसी घोषणा करता है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। नौकरशाही को डेस्क सरकार अथवा ब्यूरो के द्वारा प्रबंध कहकर पुकारता कौन है भाई? नौकरशाही को डेस्क सरकार कौन कह रहा है? डेस्क सरकार या ब्यूरो के द्वारा प्रबंध कौन कहता है? कौन ये कहकर पुकारता है नौकरशाही को? मैक्स वेबर या डी गोर्नी या जॉन बिग या कार्ल मार्क्स? प्रश्न नंबर 24 का उत्तर देने का प्रयास करें। नौकरशाही को डेस्क सरकार अथवा ब्यूरो के द्वारा प्रबंध कहकर पुकारने वाले विद्वान कौन है? ये विद्वान है जॉन बिग। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 नौकरशाही की परिभाषा करते हुए पीटर ब्लाउ उसके किस पक्ष पर बल देते हैं? नौकरशाही की परिभाषा करते हुए पीटर ब्लाउ उसके किस पक्ष पर बल देते हैं? ये शोषण का यंत्र या तार्किकता या संरचनात्मक पक्ष या कार्यात्मक पक्ष? प्रश्न नंबर 25 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। नौकरशाही के किस पक्ष पर बल देते हैं पीटर ब्लाउ? तो नौकरशाही की परिभाषा करते हुए पीटर ब्लाउ उसके कार्यात्मक पक्ष पर बल देते हैं भाई। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26 नौकरशाही के दुष्क्रियात्मक पहलुओं को उजागर करने वाले विद्वान। नौकरशाही के दुष्क्रियात्मक पहलुओं को उजागर करने वाले विद्वान कौन है? ये मर्टन है या माइकल क्रोजियर हैं या राल्फ पी ह्यूमेल्स हैं या उपर्युक्त सभी हैं? प्रश्न नंबर 26 का उत्तर देने का प्रयास करें। नौकरशाही के दुष्क्रियात्मक पहलुओं को उजागर करने वाले विद्वान, तो ये विद्वान नौकरशाही के दुष्क्रियात्मक पहलुओं को उजागर किया था मर्टन ने, माइकल क्रोजियर ने, राल्फ पी ह्यूमेल्स ने। तो ये चारों विद्वान नौकरशाही की दुष्क्रियात्मक पहलुओं को उजागर किए हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन दा। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 27 यदि हम अपने अति उत्तम वैज्ञानिकों के हाथ में प्रशासन दे दें, हम एक वैज्ञानिक को तो खो बैठते ही हैं और संभवतः हमें प्रशासन में इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। ये कथन किसका है? फिर से प्रश्न को सुन लें। यदि हम अपने अति उत्तम वैज्ञानिकों के हाथ में प्रशासन दे दें, हम एक वैज्ञानिक को तो खो बैठते ही हैं, संभवतः हमें प्रशासन में इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। तो ये अब आप प्रश्न को समझ गए। अब ऑप्शन पे चलें। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है या श्रीमती इंदिरा गांधी का कथन है या राजीव गांधी का या पीवी नरसिम्हा राव का? प्रश्न नंबर 27 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये कथन कहने वाले कौन हैं? राजीव गांधी। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 नौकरशाही बनाम लोकतंत्र, नौकरशाही बनाम लोकतंत्र विषय पर लिखते हुए किसने
समस्या के 3 आयाम प्रस्तुत किए हैं। नौकरशाही बनाम लोकतंत्र विषय पर लिखते हुए किसने समस्या के 3 आयाम प्रस्तुत किए हैं? ये मैक्स वेबर हैं, या कार्ल मार्क्स हैं, या इवा अतजियोजी हाल्बी हैं, या माइकल क्रोजियर हैं। प्रश्न नंबर 28, नौकरशाही बनाम लोकतंत्र विषय पर लिखते हुए किसने समस्या के 3 आयाम प्रस्तुत किए हैं? प्रश्न नंबर 28 का उत्तर दे भाई। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इवा अतजियोजी हाल्बी, या माइकल क्रोजियर। तो ये 3 आयाम प्रस्तुत किए हैं इवा अतजियोजी हाल्बी महोदय। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 29, विकासशील समाजों में शक्तिशाली नौकरशाही आवश्यक बुराई है, जिसको सहन करना सीख लेना जरूरी है और लोकतांत्रिक दृष्टि से निरंतर अच्छाई की उम्मीद लगाए रखना होगा। यह विचार किसका है? प्रश्न को समझने का प्रयास करें। विकासशील समाजों में शक्तिशाली नौकरशाही आवश्यक बुराई है, जिसको सहन करना सीख लेना जरूरी है और लोकतांत्रिक दृष्टि से निरंतर अच्छाई की उम्मीद लगाए रखना होगा। यह विचार किसका है? कार्ल मार्क्स का है, या ला पालोम्बरा का है, या मैक्स वेबर का है, या माइकल क्रोजियर का है। प्रश्न नंबर 29 का उत्तर देने का प्रयास करें कि ऐसा विचार किसने दिया है भाई। तो ये विचार देने वाले विद्वान का नाम है ला पालोम्बरा भाई, ला पालोम्बरा। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 30, अधिकारियों की बढ़ी हुई शक्ति में दोष यह है कि इसमें गैर जिम्मेदारी, पर्दे के पीछे की शक्ति बनने की संभावना होती है, जैसे कि पूर्व काल में सम्राट के हिजड़ों और राजाओं की रखैलों की शक्ति होती थी। यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 30, अधिकारियों की बढ़ी हुई शक्ति में दोष यह है कि इसमें गैर जिम्मेदारी, पर्दे के पीछे की शक्ति बनने की संभावना होती है, जैसे कि पूर्व काल में सम्राट के हिजड़ों और राजाओं की रखैलों की शक्ति होती थी। ये कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सा बर्ट्रैंड रसल महोदय का। ये कथन बर्ट्रैंड रसल ने कहा था भाई। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 31, मेरा सामान्य सिद्धांत यह है कि नौकरशाही का समय से पूर्व अथवा अधिक तेजी से विस्तार, जबकि राजनीतिक व्यवस्था धीमी चल रही हो, प्रभावकारी राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास में बाधक होता है। यह विचार किसका है? प्रश्न को समझने का प्रयास करें। मेरा सामान्य सिद्धांत यह है कि नौकरशाही का समय से पूर्व अथवा अधिक तेजी से विस्तार, जबकि राजनीतिक व्यवस्था धीमी चल रही हो, प्रभावकारी राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास में बाधक होता है। तो ये विचार किसका है? मैक्स वेबर का है, या कार्ल मार्क्स का है, या लास्की का है, या फ्रेडरिक्स का है। प्रश्न नंबर 31 का उत्तर दे भाई। तो ये विचार देने वाले महोदय का नाम है
फ्रेडरिक्स। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 32। मैक्स वेबर के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को नौकरशाही में शामिल किया जाता है जो, मैक्स वेबर के अनुसार बताना है आपको, मैक्स वेबर के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को नौकरशाही में शामिल किया जाता है जो निर्वाचित हैं या नियुक्त अधिकारी हैं या जिनका चयन लॉटरी द्वारा किया गया है या जो विधायिका द्वारा निर्वाचित हैं। प्रश्न नंबर 32 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। मैक्स वेबर के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को नौकरशाही में शामिल किया जाता है जो नियुक्त अधिकारी हैं भाई, जो नियुक्त अधिकारी हैं। प्रश्न नंबर 32 जो नियुक्त अधिकारी हैं। मैक्स वेबर के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को नौकरशाही में शामिल किया जाता है जो नियुक्त अधिकारी हैं। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33। वेबर के अनुसार नौकरशाही का आधार क्या है? वेबर के अनुसार नौकरशाही का आधार क्या है? चमत्कारिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, कानूनी विवेकशील सत्ता या राजनीतिक सत्ता। प्रश्न नंबर 33 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का आधार क्या है? तो ये आपको बताना है चमत्कारिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, कानूनी विवेकशील सत्ता या राजनीतिक सत्ता। तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन स कानूनी विवेकशील सत्ता। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का आधार है कानूनी विवेकशील सत्ता। प्रश्न नंबर 70 का, प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन स आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। नौकरशाही पर विचार करने वाले लेखक। नौकरशाही पर विचार करने वाले लेखक कौन है भाई? प्रश्न नंबर 34 ये कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, मैक्स वेबर हैं या मैक्स वेबर, पीटर ब्लाउ, डेविड ईस्टन या सेंट साइमन, हेनरी फ्यूल, ला पालोम्बरा या मैक्स वेबर, फ्रेडरिक्स मैकग्रेगर। तो नौकरशाही पर विचार करने वाले लेखक का नाम बताना है भाई। तो प्रश्न नंबर 34 का उत्तर दें भाई। तो नौकरशाही पर विचार करने वाले विद्वान सीधे हम ऑप्शन पे आते हैं, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन और मैक्स वेबर हैं। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 सभी प्रकार के प्रशासन का अर्थ प्राधिकार है। यह विचार किसका है? सभी प्रकार के प्रशासन का अर्थ प्राधिकार है। यह विचार किसका है? हेनरी फ्यूल का है या मैक्स वेबर का है या हर्बर्ट साइमन का या वुडरो विल्सन का। तो प्रश्न नंबर 35 सभी प्रकार के प्राधिकार, सभी प्रकार के प्रशासन का अर्थ है प्राधिकार। यह विचार मैक्स वेबर का है। सीधा उत्तर पे ऐसे प्रश्नों में देरी नहीं लगाना है क्योंकि आपके सामने अधिक से अधिक प्रश्न लाकर आपको उससे अवगत कराना है कि आपको परीक्षा हाल में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की जानकारी देना है भाई। प्रश्न नंबर 36 मैक्स वेबर की कृति थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का अनुवाद एवं संपादन किसने किया? मैक्स वेबर की कृति थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का अनुवाद एवं संपादन किसने किया?
साइमन एवं मार्च ने, एम हेंडरसन व टी पार्सन्स ने, या मार्टिन एल्ब्रो ने, या रॉबर्ट के मार्टन ने। प्रश्न नंबर 36 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 36, मैक्स वेबर की कृति थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का अनुवाद एवं संपादन किसने किया था? तो ये संपादन करने वाले महोदय थे एम हेंडरसन एवं व टी पार्सन्स ने। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ब सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 37, विकास प्रशासन का ध्येय है। प्रश्न नंबर 37, विकास प्रशासन का ध्येय है। क्या ध्येय भाई? सामाजिक अस्थिरीकरण, सामाजिक डार्विनवाद, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण। तो विकास प्रशासन का ध्येय क्या है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 37 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो विकास प्रशासन का ध्येय है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भाई। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन विकास प्रशासन का ध्येय है। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। यदि हमें एक स्टेनो कम टाइपिस्ट का चयन करना है तो कौन सा टेस्ट ठीक रहेगा? यदि हमें एक स्टेनो कम टाइपिस्ट का चयन करना है तो कौन सा टेस्ट ठीक रहेगा? कार्य कुशलता जांच, या मनोवैज्ञानिक जांच, या लघु उत्तर जांच, या लिखित परीक्षा। प्रश्न नंबर 38 का उत्तर दें भाई। यदि हमें एक स्टेनो कम टाइपिस्ट का चयन करना है तो कौन सा टेस्ट ठीक रहेगा? कार्य कुशलता जांच भाई। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 29, जेबी प्राप्स्ट का नाम किससे संबंधित है? जेबी प्राप्स्ट का नाम किससे संबंधित है? अंगूरी लता संप्रेषण से, या प्रबंध सूचना प्रणाली से, या गुण तालिका विश्लेषण से, या अपवाद द्वारा प्रबंध से। प्रश्न नंबर 39 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। जेबी प्राप्स्ट का नाम किससे संबंधित है? अंगूरी लता संप्रेषण, प्रबंध सूचना प्रणाली, गुण तालिका विश्लेषण, या अपवाद द्वारा प्रबंधन। तो जेबी प्राप्स्ट का नाम संबंधित है भाई गुण तालिका विश्लेषण से। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40, तो फुलटन रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है भाई। क्या अनुशंसा की गई है ये आपको बताना है। फुलटन रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है। तो प्रश्न नंबर 40 में देखें क्या अनुशंसा की गई है। सामान्यज्ञ की प्रशासन में प्रमुख भूमिका, या विशेषज्ञों की प्रशासन में प्रमुख भूमिका, या राजनीतिज्ञों की प्रशासन में प्रमुख भूमिका, या प्रबंधकों की प्रशासन में प्रमुख भूमिका। फुलटन रिपोर्ट में क्या अनुशंसा की गई है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 40 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। फुलटन रिपोर्ट में अनुशंसा क्या की गई है? तो फुलटन रिपोर्ट ने अनुशंसा की है विशेषज्ञों की प्रशासन में प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। विशेषज्ञों की प्रशासन में प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। ये फुलटन रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 41, किसने नौकरशाही को बड़े साम्राज्यों के प्रशासन के लिए
आवश्यक बताया? किसने नौकरशाही को बड़े साम्राज्यों के प्रशासन के लिए आवश्यक बताया है? आर के मार्टन ने बताया है, या कार्ल मार्क्स ने, या गिटानो मास्का ने, या एम क्रोजियर ने? प्रश्न नंबर 41 का उत्तर दें भाई। नौकरशाही को बड़े साम्राज्यों के प्रशासन के लिए आवश्यक बताने वाले कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये आवश्यक बताने वाले विद्वान का नाम है गिटानो मास्का। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेडरिक्स ने समपार्श्वीय समाज का लक्षण नहीं बताया है। फ्रेडरिक्स ने समपार्श्वीय समाज का लक्षण नहीं बतलाया है। औपचारिकता, विविधता, प्रतिबद्धता या परस्पर व्यापन? प्रश्न नंबर 42 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। फ्रेडरिक्स ने समपार्श्वीय समाज का लक्षण नहीं बतलाया है। तो क्या लक्षण नहीं बतलाया है? तो पहले अब ये देख लिया जाता है कि फ्रेडरिक्स ने समपार्श्वीय समाज का लक्षण कौन कौन सा बतलाया है। तो अपने आप नहीं बतलाया है, ये पता चल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 42 में देखते हैं। फ्रेडरिक्स ने समपार्श्वीय समाज का लक्षण औपचारिकता बतलाया है, विविधता बतलाया है, परस्पर व्यापन बतलाया है। अब यहाँ पूछा जा रहा नहीं बतलाया है, तो नहीं बतलाया है प्रतिबद्धता। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन सा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 43, बाजार कैंटीन मॉडल की चर्चा करने वाला विद्वान। बाजार कैंटीन मॉडल की चर्चा करने वाला विद्वान कौन है? फ्रेडरिक्स हैं, या मैक्स वेबर हैं, या हेनरी फ्योल हैं, या हर्बर्ट साइमन हैं? प्रश्न नंबर 43 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। बाजार कैंटीन मॉडल की चर्चा करने वाले विद्वान का नाम, तो उस विद्वान का नाम है फ्रेडरिक्स। फ्रेडरिक्स ने बाजार कैंटीन मॉडल की चर्चा की है भाई। फ्रेडरिक्स महोदय ने बाजार कैंटीन मॉडल की चर्चा की है। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। फ्रेडरिक्स ने निम्न शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है। फ्रेडरिक्स ने निम्न शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है। तो आपको ये बताना है कौन सी शब्दावली का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। तो प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन देख लेते हैं। कलेक्टस, इसका प्रयोग किया है फ्रेडरिक्स ने। बाजार कैंटीन मॉडल का प्रयोग किया है फ्रेडरिक्स ने। साला मॉडल का किया है फ्रेडरिक्स ने। बाउंडेड राशनलिटी का प्रयोग नहीं किया है। बाउंडेड राशनलिटी का प्रयोग फ्रेडरिक्स ने नहीं किया है। यहाँ पे पूछा जा रहा नहीं किया है, तो आपका उत्तर ऑप्शन द बाउंडेड राशनलिटी। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। फ्रेडरिक्स के अनुसार साला मॉडल किसमें पाया जाता है? फ्रेडरिक्स के अनुसार साला मॉडल किसमें पाया जाता है? तो बहुकार्यात्मक समाज में, या अल्प कार्यात्मक समाज में, या समपार्श्वीय समाज में, या उपर्युक्त में से किसी में नहीं? प्रश्न नंबर 45 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। फ्रेडरिक्स के अनुसार साला मॉडल किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है समपार्श्वीय समाज में। फ्रेडरिक्स ने समपार्श्वीय समाज का प्रतिपादन किया है। फ्रेडरिक्स के अनुसार साला मॉडल किसमें पाया जाता है? समपार्श्वीय समाज में। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, विकास प्रशासन के अध्ययन से संबंधित विद्वान। विकास प्रशासन के अध्ययन से संबंधित विद्वान कौन है? ये मैक्स वेबर हैं, या फ्रेडरिक्स हैं, या टॉलकाट पार्सन्स हैं,
या कार्ल मार्क्स हैं? प्रश्न नंबर 46, विकास प्रशासन के अध्ययन से संबंधित विद्वान। तो विकास प्रशासन के अध्ययन से संबंधित विद्वान का नाम है फ्रेडरिक्स महोदय। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। नौकरशाही को नवीन निरंकुशता की संज्ञा किसने दी है? नौकरशाही को नवीन निरंकुशता की संज्ञा देने वाले विद्वान का नाम वुडरो विल्सन है, या लॉर्ड हेवर्ट है, या फ्रेडरिक्स हैं, या हरमन फाइनर है? प्रश्न नंबर 47 का उत्तर देने का प्रयास करें। नवीन निरंकुशता शब्द का प्रयोग नौकरशाही के लिए किसने किया है? तो ये नवीन निरंकुशता शब्द का प्रयोग नौकरशाही के लिए लॉर्ड हेवर्ट ने किया है। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 48, लोक सेवा का कार्य नहीं है। लोक सेवा का कार्य नहीं है नीति निर्माण, विकास, विधि निर्माण, सलाह देना। तो प्रश्न नंबर 48 का उत्तर दें भाई। लोक सेवा का कार्य नहीं है। तो लोक सेवा का कार्य नीति निर्माण करना है, विकास करना है, सलाह देना है, विधि निर्माण करना लोक सेवा का कार्य नहीं है, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। लोक सेवा के क्षेत्र में नवीन पद्धति। लोक सेवा के क्षेत्र में नवीन पद्धति क्या है भाई? ये आपको बताना है। विशेषज्ञता को और उन्मुखीकरण, विकास कार्यों का संपादन, सकारात्मक दृष्टिकोण, या उपयुक्त सभी। तो लोक सेवा के क्षेत्र में नवीन पद्धति क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 49, लोक सेवा के क्षेत्र में नवीन पद्धति है विशेषज्ञता की ओर उन्मुखीकरण, विकास कार्यों का संपादन, सकारात्मक दृष्टिकोण, और ये तीनों लोक सेवा के क्षेत्र में नवीन पद्धति है। तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 50, नौकरशाही एवं लोक सेवा में अंतर व्यक्त करने वाले सही का जोड़ा बताइए। नौकरशाही एवं लोक सेवा में अंतर व्यक्त करने वाला सही जोड़ा बताना है। प्रश्न नंबर 50 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। लोक सेवा एवं नौकरशाही एवं लोक सेवा में अंतर व्यक्त करने वाला सही जोड़ा आपको बताना है। तो ये सकारात्मक, नकारात्मक, विकास कार्यों प्रशासन, नियामकीय कार्य, सामान्य स्वरूप, प्रबंधकीय स्वरूप, निरंकुशता, उत्तरदायित्व। सही जोड़ा कौन सा है ये आपको बताना है। तो सही जोड़ा भाई ऑप्शन का आ देखें, सकारात्मक, नकारात्मक, विकास कार्यों का प्रशासन, नियामकीय कार्य, सामान्य, प्रबंधकीय स्वरूप, निरंकुशता, उत्तरदायित्व। भाई सही जोड़ा है ऑप्शन द, निरंकुशता और उत्तरदायित्व। नौकरशाही में निरंकुशता होती है और लोक सेवा में उत्तरदायित्व की भावना होती है। ये सही अंतर है भाई। लोक सेवा में नौकरशाही और नौकरशाही में निरंकुशता और लोक सेवा में उत्तरदायित्व, यही सही अंतर है। सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, विकास कार्यों प्रशासन, नियामकीय स्वरूप कार्य नहीं, सामान्य स्वरूप, प्रबंधकीय स्वरूप नहीं। तो लोक नौकरशाही निरंकुश होती है, निरंकुशता, लोक सेवा में उत्तरदायित्व की भावना रहती है, उत्तरदायित्व। तो प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन द
आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 51, अल्प विकसित राष्ट्रों का लक्षण। अल्प विकसित राष्ट्रों का लक्षण क्या है? उच्चतम जीवन स्तर हो, नहीं भाई, ये लक्षण विकसित देशों का है। अत्यधिक उपभोग की अवस्था विकसित देशों का। निर्धनता, निर्धनता अल्प विकसित राष्ट्र का लक्षण है। तकनीकी विकास हो विकसित देशों का। तो प्रश्न नंबर 51 में निर्धनता हो, यही आपका सही उत्तर होगा। अल्प विकसित राष्ट्र में निर्धनता रहती है। निर्धनता कहाँ पे रहती है? अल्प विकसित राष्ट्र में रहती है। तो प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन स आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 52, विकासशील राष्ट्र का लक्षण है। विकासशील राष्ट्र का लक्षण है व्यापक निर्धनता का होना, हाँ ये लक्षण है। जनशक्ति एवं प्राकृतिक साधनों का पूर्णतम उपयोग ना होना, ये भी लक्षण है। उत्पादन की तांत्रिकताओं का रूढ़वादी, अकुशल एवं परंपरागत होना, ये भी लक्षण है। तो जब ये तीनों लक्षण है तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 53 पे आ जाएं। विकासशील राष्ट्र का लक्षण है। विकासशील राष्ट्र का लक्षण क्या है भाई? तकनीकी विकास का उच्चतम स्तर, नहीं। व्यापक औद्योगिकरण, नहीं। आर्थिक विकास में बाधक सामाजिक एवं आर्थिक घटकों का प्रभुत्व होना, ये विकासशील राष्ट्र का लक्षण है। आर्थिक विकास में बाधक सामाजिक एवं आर्थिक घटकों का प्रभुत्व होना। तो प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 में ऑप्शन सा सही उत्तर है। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का हम समापन करेंगे। हम आपको फिर बता देते हैं, कार्मिक प्रशासन से आपके पास 5 सेशन जाएगा, जिसको आप बहुत सावधानी से जिसका उत्तर करेंगे। सबसे पहले प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन के चारों ऑप्शनों को देखेंगे, फिर उत्तर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा, जो आपकी नियुक्ति पत्र का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो चलिए हम इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।